नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। आज तारीख है 8 अप्रैल 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये आज का जो हेडलाइन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है। इसका हेडलाइन देखिए क्या है कि मूल अधिकारों में परिवर्तन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मूल अधिकार में एक और अधिकार को ऐड किया है। आर्टिकल 21 के तहत जो हमें अधिकार प्रदान किए गए हैं और उसी में एक अधिकार को और ऐड किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर से उसको पुनर्परिभाषित किया गया है और एक केस चल रहा था जिस विवाद में ये फिर जोड़ा गया कि इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तात्पर्य क्या है कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि राइट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव के खिलाफ भी अपने पास से मूल अधिकार होगा। क्यों ये अधिकार दिया गया है, इन चीज़ों पर तो हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बीपीएससी के रिगार्डिंग सबसे अच्छे कंटेंट हम प्रोवाइड करवाते हैं। देखिए ध्यानपूर्वक ये केस क्या था, और इस तरह के बहुत रेयरली ही होता है कि आर्टिकल 21 में किसी चीज़ को ऐड किया जाए। इससे पहले जो ऐड किया गया था उसमें क्या था, क्लीन एनवायरनमेंट का अधिकार भी दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बेंच ने बोला कि जिस प्रकार से क्लीन एनवायरनमेंट का अधिकार है या गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है, उसका उल्लंघन होता है अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज के कारण से दो अधिकारों का, कौन सा, तो क्लीन एनवायरनमेंट का और गरिमापूर्वक जीवन का जो अधिकार दिया गया है उसका उल्लंघन होता है। तो इसलिए एडवर्स क्लाइमेट चेंज इफेक्ट जो है उसके खिलाफ भी लोगों को मूल अधिकार मिलना ही चाहिए। केस चल रहा था दरअसल में, मैंने आपको बताया था कि जो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में मैंने आपको बताया था, उसी संबंधित एक केस चल रहा था जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसला किया कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 को एक्सपेंड किया जाए। ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा, क्योंकि ये मूल अधिकार संबंधित चीज़ें, और पीटी मेंस में एक सवाल श्योर हो जाता है आपका यहाँ से। श्योर का मतलब गारंटेड होता है। तो 14 और आर्टिकल 21 का थोड़ा सा एक्सपेंड किया गया, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही बड़े डिसीजन में राइट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज को आर्टिकल 14 और 21 में इंक्लूड किया गया है। किसमें, आर्टिकल 14 और 21 में। इसके पश्चात इसे बोला गया है कि आर्टिकल 48A के तहत में जो हमारे डीपीएसपी का भाग है, जिसमें बोला गया है कि संविधान जो है वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट और जो फॉरेस्ट है उसका सेफगार्ड करेगी। किसका, तो सरकार का काम है ये कि संविधान के तहत जो प्रदान किया गया आर्टिकल 48A में कि आप इन्वायरमेंट को और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करोगे। उसी के तहत में अगला क्या है, आर्टिकल 51A के तहत में ये नागरिकों का भी कर्तव्य माना गया है कि हम प्रोटेक्ट करेंगे किसको, नेचुरल इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर, जो देश की संपदा है उसका हम कहीं ना कहीं रक्षा करेंगे। तो यानी कि नागरिक का कर्तव्य भी है, सरकार का कर्तव्य भी है और मूल अधिकार का भी ये चीज़ हिस्सा है। तीनों चीज़ का हिस्सा है कि क्या करना है, कि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है। उसी के तहत खराब इन्वायरमेंट या खराब क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट से बचने के लिए भी मूल अधिकार प्रदान किया गया है। ओके, अगला देखिए क्या है इसमें कि जो आर्टिकल 21 है वो किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है जीवन और जो व्यक्ति का गरिमापूर्ण जीवन होता है उससे संबंधित है। और आर्टिकल 14 किससे संबंधित है, तो ये इक्वालिटी से संबंधित है, समानता का अधिकार से संबंधित है। इन्हीं दोनों को एक्सपेंड किया गया किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब इसी न्यूज़ को और थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन सा परिवर्तन किया गया है, क्योंकि सवाल आपका यहीं से पूछेगा ही पूछेगा और इसको न्यूज़पेपर से ही हम लोग आज कवर करेंगे, कोई एक्स्ट्रा चीज़ों से कवर नहीं करने वाले हैं। ओके, देखिए अगला क्या लिखा हुआ था, इसी न्यूज़ को एक्सपेंड किया गया है कि राइट टू जो क्लीन एनवायरनमेंट दिया गया है वो विदाउट ए क्लीन एनवायरनमेंट विच इज ए स्टेबल एंड अनइम्पैक्टेड बाय द वेरियस जो क्लाइमेट चेंज होते हैं, जब तक हम क्लाइमेट चेंज के खिलाफ अधिकार नहीं देंगे तब तक हम क्लीन इन्वायरमेंट का अधिकार को सिक्योर नहीं कर सकते हैं, तब तक हमें गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार को सिक्योर नहीं कर सकते हैं। इसी के तहत में आर्टिकल 21 के तहत में अब इस चीज़ को नेसेसरी बनाया गया है, फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा बनाया गया है कि किसके खिलाफ, खराब क्लाइमेट चेंज के खिलाफ में एक मूल अधिकार प्रदान किया गया है लोगों को। देखिए यहाँ पर केस क्या चल रहा था, जो इसमें बताया गया है कि इंडियन बस्टर्ड के जो रिहैब करना है उसके खिलाफ केस चल रहा था, जिसमें ये बताया गया था कि इंडियन बस्टर्ड को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को आपके बारे में पढ़ाया था कि जो बिजली के तारें बिछाई गई हैं उसके खिलाफ, उसके कारण से बहुत ज़्यादा उनको नुकसान पहुंचा है। इसी नुकसान का केस का सुनवाई चल रहा था। उसी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को कंक्लूड किया है।
देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि अप्रैल 19 2021 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिसीजन भी दिया था कि आप इस एरिया में हाई टेंशन हाई वोल्टेज तार को नहीं बिछाएंगे, बल्कि यहाँ पर आपको कोई और तरीका निकालना पड़ेगा बिजली पहुँचाने की, क्योंकि इससे नुकसान किसको हो रहा है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को नुकसान पहुँच रहा है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में मैंने बताया था कि इसको सोन चिड़ैया भी कहा जाता है और राजस्थान और मध्य प्रदेश के सूखे इलाके, आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में पाया जाता है। इंडेंजर्ड स्पीसीज है, ये बहुत कम बचे हुए हैं, पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं, वहाँ पर इनका शिकार भी किया जाता है। मूल रूप से इनको नुकसान पहुँच रहा है इनके आवासों के विखंडन के कारण से, और हाई टेंशन जो बिजली के तार होते हैं उनसे इनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। ओके, ये कुछ मूल चीज़ें इसमें कही गई। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लीन एनर्जी को लेकर भी कुछ डिसीजन दिया है कि जो भारत का लक्ष्य है कि 175 गीगावाट में 2022 तक हासिल करना था, अब उसको क्या किया गया है तो 450 गीगावाट हमें 2030 तक हासिल करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि जल्द से जल्द आपको इसको हासिल करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं क्लीन एनवायरनमेंट जो है वो लोगों के मूल अधिकार से संबंधित है, इसलिए आपको उस दिशा में तेज़ी से काम करना पड़ेगा। ये सारा कुछ मैंने कंक्लूड कर दिया है। मुख्य रूप से जो ऐड किया गया वो भी मैंने आपको समझा दिया है। आर्टिकल 14 और 21 में ऐड किया गया है। क्या ऐड किया गया है, तो अब थोड़ा सा मूल अधिकार को हम लोग समझ लेते हैं, डिटेल में थोड़ा समझते हैं, क्योंकि मूल अधिकार से सवाल आपसे पूछा ही जाता है, पीटी हो, मेंस हो, सभी जगहों पर पूछा जाता है। आज का न्यूज़ तो ये मैंने समझा दिया आपको जो आया है, और इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने थोड़ा सा विस्तार किया है। 14 में क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बोला गया है कि जो राइट टू लाइफ है उसको भी वायलेट करता है, और समानता का जो अधिकार है उसको भी वायलेट करता है क्लीन एनर्जी का अधिकार। क्लीन एनर्जी से तात्पर्य है खराब इन्वायरमेंट के खिलाफ जो मूल अधिकार है वो कहीं ना कहीं जीवन की गुणवत्ता को और समानता का अधिकार दोनों को प्रभावित करता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस अधिकार को इन दोनों के तहत में एक्सपेंड करके डाला है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके तहत आर्टिकल 21 शामिल है, उसको ज़रा सा समझते हैं क्या होता है स्वतंत्रता का अधिकार। थोड़ा सा देखेंगे इंट्रोडक्शन सेक्शन, उसके पश्चात अगले न्यूज़ पर चलेंगे हम लोगों का। देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 के तहत प्रदान किया गया है। आर्टिकल 19 सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के 6 अधिकारों की गारंटी देता है। वाक और अभिव्यक्ति, शांतिपूर्वक सम्मेलन में भाग लेने का स्वतंत्रता का अधिकार। अगला है संगम या संघ बनाने का अधिकार है। इसमें राजनीतिक दल, अधिकार, कंपनी, साझा फर्म, समितियां, ये सभी को शामिल किया गया है। आवाज संचरण का है, निवास का अधिकार दिया गया है, व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता दी गई है। आपको पता ही है 19(1)(a) से लेकर आगे जितने भी अधिकार हैं वो दिए गए हैं। 6 अधिकार हैं मूल रूप से इसमें, पहले 7 था लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अपराध के लिए दोष स्थिति के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20 में यह अधिकार दिया गया है कि अभियुक्त या दोषी करार दिए गए व्यक्ति, चाहे वह किसी देश का नागरिक हो या विदेशी या कंपनी परिषद का कानूनी व्यक्ति हो, को मनमाने व अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान किया गया है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये भारत के नागरिकों से संबंधित होते हैं। इसके अलावा जो अधिकार है वो नागरिक और निवासी दोनों को प्राप्त होते हैं। अगला देखिए क्या है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी तब तक ठहराया जाएगा जब तक ऐसा कोई कार्य करते समय जो व्यक्ति अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति या विधि का अतिक्रमण नहीं किया गया। इसका तात्पर्य क्या है, अगर कोई क्राइम किया है आपने लेकिन उस क्राइम के अगेंस्ट कोई भारत में कानून नहीं है तो फिर आपको कोई भी सजा नहीं दिया जा सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। किसी भी व्यक्ति को दंड, एक ही दंड के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। एक ही अपराध के लिए बार बार उसको सजा नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल 21 में है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 की घोषणा, लेकिन ये बहुत ही विस्तारित आर्टिकल है, इसमें बहुत सारे चीज़ों को शामिल किया गया है, बहुत ही विस्तारित है ये आर्टिकल 21, काफ़ी विस्तार है इसका। इसमें शिक्षा का अधिकार जैसी चीज़ें भी शामिल हैं, क्लीन एनवायरनमेंट का भी है, सोने का अधिकार भी इसमें शामिल है। उसके प्राण या दैहिक संपन्नता से संबंधित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि राज्य किसी को भी किसी भी प्रकार से मार सकती है, नहीं। जो विधि में स्थापित प्रक्रिया है उसी के तहत भी किसी का जीवन लिया जाएगा या गरिमापूर्ण जीवन का जो अधिकार है वो प्रदान किया जाएगा। प्राण या दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कई प्रकार के हैं। इसमें प्राण के अधिकार को शारीरिक बंधनों में नहीं बांधा गया है, बल्कि उन्हें मानवीय सम्मान और इनसे जुड़े अन्य पहलुओं को भी रखा गया है। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 में घोषणा की गई है। 6 से 14 वर्ष का आयु बच्चों सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाया जाएगा। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया था। अगला
आर्टिकल जो 22 है उसमें निरोध यानी कि हिरासत एवं गिरफ्तारी संरक्षण प्रदान किया गया आर्टिकल 22 में। तो ये मूल रूप से 6 जो अलग अलग अधिकार हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा स्वतंत्रता का अधिकार को। बाकी आर्टिकल 14 में किसकी बातें की गई हैं, तो समानता का अधिकार की बात की गई है, समानता का अधिकार की बात की है। समानता के बाद स्वतंत्रता का अधिकार शुरू हो जाता है। तो इसको जरूर अच्छे से कवर कर लीजिएगा, जो मैंने बताया आज उसको भी ध्यान में रखिएगा। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या, अगला जो न्यूज़ है वो यूनिवर्सल हेल्थ को लेकर है। हिंदू में छोटा सा एक आर्टिकल से भी छोटा सा न्यूज़ था यूनिवर्सल हेल्थ को लेकर, तो उसी को मैं समझा देता हूँ कि यूनिवर्सल हेल्थ क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है। यूएचसी में निहित मूल विचार यह है कि भुगतान कर सकने की क्षमता की कमी के कारण किसी को भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि पैसे की कमी के कारण किसी को खराब स्वास्थ्य ढांचा नहीं प्रदान करना है। मतलब पैसे की कमी है किसी को, तो उसके कारण से उसका इलाज ना हो, ऐसा नहीं होने देना। यही है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की अवधारणा। मूल रूप से यही है कि अगर भुगतान कर सकने की क्षमता की कमी है फिर भी उसको उचित स्वास्थ्य देखभाल मिले, यही है किसकी अवधारणा, तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर की अवधारणा यही है। हाल के समय में यूएचसी मानव न्याय संगत सुरक्षा और गरिमा के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक बन गया है। यूएचसी की चर्चा देश में ही नहीं यूएन में भी किया जाता है। यूएन के जनरल असेंबली के द्वारा 2012 ईस्वी में यूएचसी को लेकर, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को लेकर एक प्रस्ताव पास किया गया था। कब पास किया गया था, 2012 ईस्वी में पास किया गया था। और इससे पहले नीति आयोग से पहले जो भारत का प्लानिंग कमीशन था उसने भी 2012-11 के आसपास में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को लेकर एक प्लानिंग की थी, जिसे अभी तक इम्प्लीमेंट सही से नहीं किया गया है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को लेकर यूएन ने 2012 में एक रेजोल्यूशन पास किया था। कब किया था, 2012 में किया था। यूएचसी जो है दुनिया भर की सरकारें अपने एक सार्वजनिक नीति का मतलब क्या होता है, सरकारी नीति, सरकार का जो कानून होता है, पॉलिसी होता है, उसमें यूएचसी को शामिल कर रही है। अमीर देश जैसे अमेरिका तो ने किया ही है, अमीर यूरोपियन देशों ने भी किया है, लेकिन उसके साथ साथ विकासशील देश जिसमें ब्राज़ील, चीन, श्रीलंका, थाईलैंड है शामिल हैं, ये भी यूएचसी को धीरे धीरे सरकारी नीति का हिस्सा बना रहे हैं। भारत में भी कुछ राज्यों ने शुरू किया है, जैसे प्रधानमंत्री जो योजना है आयुष्मान भारत योजना, इसको आप यूएचसी का एक कदम मान सकते हैं कि यूएचसी की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। हालांकि जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना है ये कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित है, इसमें सभी चीज़ों को शामिल नहीं किया गया है अभी भी, लेकिन फिर भी ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को कहीं ना कहीं सुनिश्चित करने की कोशिश तो करता ही है। यूएचसी को साकार करने की राह देखिए, यूएचसी आमतौर पर 2 प्रकार से काम करता है। पहला दृष्टिकोण होता है इसमें सार्वजनिक सेवा का मतलब जैसे पुलिस सेवा आपको मिलता है, जैसे फायर ब्रिगेड का सेवा आपको मिलता है, वो हो गया। दूसरा है सामाजिक बीमा के तौर पर निर्भर होता है। पहले दृष्टिकोण के तहत स्वास्थ्य देखभाल निःशुल्क सार्वजनिक सेवा के रूप में दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर आपको लगभग खर्चा नहीं पड़ता है, यानी कि वो किसके तहत होगा, वो होगा सार्वजनिक सेवा के तहत प्रदान किया जाता है। दूसरा दृष्टिकोण अर्थात सामाजिक बीमा प्रदान करने का दृष्टिकोण स्वास्थ्य देखभाल के निजी और सार्वजनिक प्रावधान दोनों को अनुमति देता है, लेकिन लागत अधिकांशतः मरीज के बजाय सामाजिक बीमा कोष द्वारा वहन किया जाता है। जैसे आयुष्मान भारत योजना में क्या है, तो आयुष्मान भारत योजना में दूसरा जो क्षेत्र है वो प्रदान किया गया है, जिसमें क्या है कि भाई आप 5 लाख तक का इलाज करवा लो, भारत सरकार भुगतान कर देगी। तो वो पहला नहीं, वो दूसरा आएगा। सामाजिक बीमा के तहत जो यूएचसी प्रदान किया जाता है वो उसमें आएगा। यह निजी बीमा बाजार से बेहद अधिक अलग स्थिति है, जहां बीमा अनिवार्य और सार्वभौमिक है, जो मुख्य रूप से सामान्य कराधान से वित्त पोषित है, तो सार्वजनिक हित में केवल एक गैर लाभकारी एजेंसी द्वारा परिचालित होती है। तो यूएचसी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज करने का 2 तरीका है। पहला है कि भाई सभी को बीमा प्रदान कर दो, दूसरा है कि फ्री में हॉस्पिटल कर दो। दोनों प्रकार से प्रदान किया जाता है। भारत सरकार के कुछ राज्यों ने, भारत सरकार ने अलग अलग कोशिशों के माध्यम से दुनिया भर की सरकार और भारत सरकार ने यूएचसी को सुनिश्चित करने की कोशिश की है। मूल सिद्धांत यह है कि सभी को इसके दायरे में लाया जाना चाहिए। बीमा निजी लाभ के बजाय सार्वजनिक हित की ओर उन्मुख हो। यूएचसी की मांग में चुनौती क्या है, तो जन स्वास्थ्य केंद्रों की अनुपलब्धता है देश में। आपको पता ही है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो है किस प्रकार की स्थिति में है। खासतौर से नॉर्थ इंडियन स्टेट की बात करें तो पीएचसी जो होते हैं बेहद ही खराब स्थिति में होते हैं। आपके गांव के आसपास तो पीएचसी होंगे भी तो वहां पर कुछ होगा नहीं। लागत पर नियंत्रण, सामाजिक बीमा के साथ लागत को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि महंगे देखभाल मरीजों और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं दोनों की ही रुचि रहती है। एक बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना चाहता है, दूसरा कमाई करना चाहता है, और इसीलिए ये कहीं न कहीं एक चुनौती के रूप में है यूएचसी में। एक संभावित उपाय यह है कि रोगी को लागतों का वहन करने दिया जाए, लेकिन या फिर यूएचसी के सिद्धांत के विपरीत है। हाल के साक्ष्य बताते हैं कि छोटे सह भुगतान भी प्राय
कई गरीब रोगियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल से दूर कर देते हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है। इसमें यूएससी के तहत सेवाओं की पहचान करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि कौन कौन सी सेवाएं दी जाए उनको फ्री में या कौन कौन सी सेवाएं नहीं दी जानी चाहिए। मैंने आपको पहले ही समझाया कि जो स्वास्थ्य के लिए योजना आयुष्मान भारत योजना है उसमें कुछ ही क्षेत्रों को शामिल किया गया है। अगला है कि समग्र आबादी को एक ही तरह की सेवाएं प्रदान करना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं होता है और ये कहीं ना कहीं भारी भरकम खर्च हो जाता है। अमेरिका जैसे देश तो वहन कर सकते हैं लेकिन भारत में ये वहन करना काफ़ी मुश्किल होता है। प्लानिंग कमीशन ने 2011-12 ईस्वी के आसपास में बताया था कि भारत सरकार को जीडीपी में स्वास्थ्य पर जो खर्चा है उसको बढ़ाना चाहिए और क्या करना चाहिए, हमें यूएचसी को हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा देश में। नीति आयोग ने भी अपने जो उसका प्लानिंग था 15 वर्षीय योजना 15 वर्षीय प्लानिंग है और जो भारत सरकार के अलग अलग प्लानिंग है उसमें भी जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है इसको प्राथमिकता दी जाती है और जीडीपी का जो अंश है खर्च करने का उसको बढ़ाने की बार बार बात की जाती है इसमें। अगला है कि निजी क्षेत्र का विनिमय करना भी काफ़ी बड़ा चुनौती है क्योंकि जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है इसको केवल और केवल सरकारी क्षेत्रों के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है। निजी क्षेत्रों की भागीदारी इसमें सुनिश्चित करनी ही पड़ेगी तभी जाके ये पूरा हो सकता है। सामाजिक बीमा से संबंधित एक और चुनौती निजी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को विनियमित करने की होगी। लाभकारी और गैर लाभकारी प्रदाताओं के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर करने की आवश्यकता भी है। गैर लाभकारी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं ने दुनिया भर में बहुत ही अच्छा कार्य किया है लेकिन भारत में वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं क्योंकि उसके पीछे सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। लेकिन लाभकारी स्वास्थ्य देखभाल गहन रूप से समस्याग्रस्त है क्योंकि वहाँ लाभ कमाने के उद्देश्य रोगी की भलाई के बीच एक व्यापक संघर्ष की स्थिति पाई जाती है। तो कुछ मैंने आपको चुनौती बता दी है कि यूएचसी को इम्प्लीमेंट करने में चुनौती क्या है। यूएचसी को दो प्रकार से लागू किया जाता है, एक बीमा के माध्यम से और एक सार्वजनिक रूप से कीमत वहन करने से। जैसे भारत सरकार बोले कि आप इलाज करवा कर आ जाओ, सारा पैसा हम दे देंगे। दूसरा होगा कि आप बीमा करवा लीजिए, आपको फ्री में इलाज मिल जाएगा। ये दो कवरेज होते हैं। भारत सरकार ने अलग अलग राज्यों ने समय समय पर कोशिश की है। यूनाइटेड नेशन ने 2012 में इस चीज़ को लेकर रिजोल्यूशन पास किया था, 2012 ईस्वी में पास किया था। प्लानिंग कमीशन ने 2011-12 में अपनी रिपोर्ट में कहा था और अभी के हाल के नीति आयोग की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि भारत सरकार को जीडीपी का जो रेशियो है खर्च करने का स्वास्थ्य पर उसको बढ़ाना जाना चाहिए। ये पूरा यूएचसी की अवधारणा मैंने एक छोटा सा आपको समझा दिया इंट्रोडक्शन का सेक्शन। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ आईआर से संबंधित है। देखिए क्या है न्यूज। तो नेपाल जो है वो बीमस्टेक चार्टर की स्वीकृति प्रदान कर दिया गया है। ये पीटी में डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि बीमस्टेक चार्टर को हाल ही में किस देश ने स्वीकृति प्रदान की है। बीमस्टेक क्या है, तो बीमस्टेक एक संगठन है, दक्षिण एशिया के देशों का संगठन है जिसमें बहुत सारे देश शामिल हैं। और बीमस्टेक क्या काम करता है, क्षेत्रीय रूप से सांस्कृतिक और इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है। नेपाल के संघीय संसद ने बहुक्षेत्रीय तकनीकी व आर्थिक सहयोग के लिए क्या है, बहुक्षेत्रीय तकनीकी व आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बीमस्टेक का फुल फॉर्म यही है। चार्टर की स्वीकृति, चार्टर का मतलब होता है इसके जो नियम कानून है, इसके जो अलग अलग चीज़ें हैं उसकी स्वीकृति दे दी गई है। क्षेत्रीय सहयोग आर्थिक समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। बीमस्टेक की जो चार्टर है, चार्टर का तात्पर्य आपको मैंने बता ही दिया। रूल रेगुलेशन बहुत सारे होते हैं, क्या क्या करना है, क्या क्या लक्ष्य है इसका, हम क्या क्या कर सकते हैं इस क्षेत्र में, उसको स्वीकृति प्रदान कर दिया गया है नेपाल के संसद के द्वारा। नेपाल के संसद के द्वारा बीमस्टेक चार्टर को 5वें बीमस्टेक शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान अपनाया गया था। ये भी आपसे पूछ सकता है कि बीमस्टेक जो हाल ही में चर्चा में रहा है उसके चार्टर को कब अपनाया गया था, तो 5वें उसका जो सम्मेलन हुआ था शिखर सम्मेलन 2022 में, उसमें इसको अपनाया गया था। चार्टर सदस्य देशों के बीच सहयोग के सिद्धांत और संरचनाओं को निर्धारित करने वाले मूलभूत दस्तावेज के रूप में काम करता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि नियम, रूल, कानून, कायदे इसमें सब कुछ लिखे होते, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, हमें किन दिशा में बढ़ना है, कौन कौन सी आयाम है जिसमें हमें कोऑपरेशन करना है। नेपाल के अलावा बीमस्टेक के अन्य 6 सदस्य देश पहले से ही बीमस्टेक चार्टर का समर्थन कर चुके हैं। नेपाल के अलावा जो अन्य 6 सदस्य हैं उन्होंने कर दिया था पहले ही बीमस्टेक चार्टर का समर्थन। अभी हाल फिलहाल में नेपाल ने सबसे अंत में इस चार्टर को समर्थित किया है, अनुमति दे दी है, सहमति दे दी है। 1997 में गठित बीमस्टेक बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के बीच में आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति, ध्यानपूर्वक इसके आयाम को देखिएगा। आईआर में आयाम ही मायने रखता है। आर्थिक समृद्धि, सामाजिक, आर्थिक सामाजिक, वैज्ञानिक उपलब्धि, शांति व स्थिरता पर केंद्रित है। बीमस्टेक कब स्थापित किया गया था, 1997 में स्थापित किया गया था। 1997 में स्थापित किया गया था, 1997 में स्थापित किया गया था। प्रारंभ में इसमें कौन कौन से देश शामिल थे वो जरा देखिए। इसे प्रारंभ में BISTEC
बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग के रूप में जाना जाता था, लेकिन बाद में इसमें बहुत सारे सदस्य ऐड हुए। बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हो गए। इन सदस्यों को ध्यान में रखिएगा, कृपया करके ध्यान में रखिएगा। श्रीलंका इसमें शामिल है, मालदीव इसमें शामिल नहीं है, पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। दरअसल में हुआ क्या, जब सार्क धीरे धीरे इरेलेवेंट होने लग गया तब जाके बीमस्टेक पर थोड़ा सा जोर बढ़ाया गया, क्योंकि सार्क में भारत और पाकिस्तान दोनों उपस्थित हैं। दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा है कि सार्क जो है कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाता। इसके कारण से बीमस्टेक जैसे संगठन को और भी ज़्यादा प्रगति किया गया, इसको आगे बढ़ाया गया कि भाई इसको हम आगे बढ़ाएं, जिससे दक्षिण एशिया में और उत्तर पूर्वी जो दक्षिण पूर्व जो देश हैं जैसे म्यांमार और थाईलैंड भी इसका हिस्सा है, तो इन देशों को साथ मिलाकर क्यों न हम इस पूरे क्षेत्र को एक इकोनॉमिक रीजन के रूप में तब्दील करें और इसमें साथ साथ में आगे बढ़ें। भारत बीमस्टेक को अपनी एक्ट ईस्ट नीति का अभिन्न अंग मानता है, जो हिंद महासागर व्यापार सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाते हुए दक्षिण पूर्व एशिया में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। यह क्वाड देशों के इंडो पैसिफिक दृष्टिकोण के साथ भी संरेखित है। तो इंडो पैसिफिक के साथ साथ ये कहीं न कहीं जो हमारा ईस्ट लुक ईस्ट नीति है, जो पूर्व की तरफ देखो की नीति है, अब तो एक्ट ईस्ट नाम हो गया उसका, तो एक्ट ईस्ट नीति को भी कहीं न कहीं आगे बढ़ाने में बेहद महत्वपूर्ण बॉडी के रूप में काम करता है बीमस्टेक। बीमस्टेक जरूर ध्यान में रखिएगा, इसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे। अगला देखिए, बीमस्टेक के सदस्य देशों को देख लीजिए। बांग्लादेश, ये म्यांमार और ये नेपाल, भारत, थाईलैंड और कौन से देश हैं, तो एक श्रीलंका है, एक और देश है जिसका नाम भूटान शामिल है। तो ये सभी देश शामिल हैं, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पर आपको दिखेंगे ये सारे देश, ठीक है। ये जो सारे देश हैं इसमें देखिएगा, एकमात्र देश है इसका जो लैंड से कनेक्टेड नहीं है, वो कौन सा है, श्रीलंका है। इस प्रकार से भी देखा कीजिए, श्रीलंका एकमात्र ऐसा देश है बीमस्टेक का जो लैंड से कनेक्टेड नहीं है। बाकी बीमस्टेक के जितने भी सदस्य हैं वो लैंड से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हम एक दूसरे के यहाँ पर सड़क बना सकते हैं, रेल पहुँचा सकते हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ा सकते हैं। अगर सही तरीके से काम किया जाए तो काफ़ी बड़ा ये हमारे लिए होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, दुनिया के पॉपुलेशन का 22% हिस्सा इसी क्षेत्र में निवास करता है। आप इसी से इसका जो रेलेवेंस है उसको समझ सकते हैं। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए कि अगला न्यूज़ भी IR से संबंधित है। आज दरअसल में कम न्यूज़ था, तो आज एक ही और न्यूज़ होगा, उसको कवर करेंगे हम लोग। देखिए क्या है कि यही न्यूज़ को कवर करेंगे कि इसमें क्या बोला गया कि US, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, कौन कौन से देश, क्या है न्यूज़ इसमें है कि ऑकस के जो सदस्य हैं, वर्तमान सदस्य, वो दुनिया भर में नए सदस्य ढूंढ रहे हैं ऑकस में शामिल करने के लिए। ऑकस क्या है, ऑकस में 3 देश शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया, US और कौन शामिल है, UK शामिल है, ग्रेट ब्रिटेन, UK यूनाइटेड किंगडम शामिल है इसमें। ये 3 देश अभी वर्तमान में शामिल हैं। अगला जो देश शामिल हो सकता है उसका नाम है जापान। इसके अलावा फिलीपींस को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, वियतनाम को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। ये जो संगठन है, जो इसका नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू हम अपने दृष्टिकोण से देखेंगे, तो ये संगठन कहीं न कहीं धीरे धीरे करके क्वाड जो है, क्वाड बोलते हैं, क्वाड को कहीं न कहीं इररिलेवेंट बनाने की कोशिश होगी। क्वाड, भारत शामिल है क्वाड में, ऑकस में भारत शामिल नहीं हुआ है अभी तक, भविष्य में हो सकता है लेकिन अभी तक शामिल नहीं है। तो ये माना जा रहा है कि अमेरिका जो है वो ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया को साथ में जोड़कर और चीन के आसपास के क्षेत्रों को जोड़कर कहीं न कहीं एक नया संगठन बना रहा है। 2021 ईस्वी में उसने ऑकस के बारे में ऐलान किया था और एक नया संगठन बना रहा है जो क्या करेगा, जो चीन की गतिविधियों को टैकल करेगा हिंद महासागर में, इंडो पैसिफिक एरिया में। ये एक सैन्य संगठन के तौर पर होगा, इसलिए भारत इसमें शामिल हो इसकी उम्मीद बहुत ही कम की जा रही है कि भारत ऑकस में शामिल होगा। ऑकस में भारत शामिल हो इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि इसको सैन्य संगठन के तौर पर एक विकसित किया जा रहा है। जैसे अमेरिका ने न्यूक्लियर सबमरीन की तकनीक आज तक दुनिया में किसी भी देश के साथ साझा नहीं की थी, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ में साझा किया गया है और ऑस्ट्रेलिया के साथ में ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन बनाने के लिए भारी स्तर पर टेक्नोलॉजी और फंडिंग दोनों की जा रही है।
ऑकस को पता ही है 2021 से बनाया गया था और मुख्य रूप से सैन्य उद्देश्यों के लिए इसको बनाया गया है। अब इसमें आने वाले दिनों में जापान के शामिल होने की संभावना भी जताई जा रही है। अमेरिका, ब्रिटेन और जो ऑस्ट्रेलिया है वो अलग अलग देशों को इसमें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में न्यूजीलैंड भी शामिल हो सकता है। इसके अलावा कनाडा के भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। तो ऑकस के बारे में जरूर ध्यान में रखिएगा किन क्षेत्रों में ये काम करेगा। तो इंडो पैसिफिक रीजन, कुछ शब्द बड़े मायने रखते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट का इलाका जो है ये इंडो पैसिफिक का तट कहलाता है। इस क्षेत्र को हमें सुरक्षित बनाना है, चीन से सुरक्षित बनाना है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या क्या बोला गया है, इसमें हम लोग क्या क्या डेवलप करने वाले हैं। तो डेवलपिंग क्वांटम कंप्यूटिंग, अंडर सी हाइपरसोनिक जो इंटेलिजेंस सिस्टम होते हैं, साइबर टेक्नोलॉजी, वॉरफेयर के नए नए तकनीक, न्यूक्लियर सबमरीन, इन सब चीज़ों को इसमें डेवलप किया जाएगा। भारत के इसमें चुनौती ये होगा कि भारत अगर इसमें शामिल नहीं होता है तो इन टेक्नोलॉजी और नए जो वॉरफेयर के इक्विपमेंट होते हैं उनसे हमारी पहुंच थोड़ी सी दूर हो जाएगी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बाकी देशों का जो है वो यहाँ पर दबदबा बढ़ेगा, भारत का दबदबा कहीं ना कहीं कम होगा। तो क्वाड को इरेलेवेंट भी हो सकता है क्वाड धीरे धीरे करके, क्योंकि क्वाड के सभी सदस्य, क्वाड में कौन कौन शामिल है, तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तो पहले से ही ऑकस में शामिल है, जापान के शामिल होने की भी उम्मीद है। जब इन देशों को एक और मंच मिल ही जाएगा इंडो पैसिफिक में काम करने का, तो ये क्वाड में फिर क्यों इंटरेस्टेड रहेंगे। तो ये भी एक संभावना जताई जा रही है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। आज वीडियो यहीं तक रखते हैं, कुछ कम न्यूज़ थे, जहाँ बाकी जो भी न्यूज़ आज बचे हुए होंगे उसको अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो मैंने आज डिस्कस किया उसको जरूर अच्छे से कवर कर लीजिएगा। मूल अधिकार से संबंधित चीज़ें पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।